Good afternoon, everyone. Great to see all of you. Just doing a quick audio and video check. क्या मेरा ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है? Just doing that. Just give me one moment. Yes, perfect. I think now it should be coming through. क्या मैं लाइव चैट में कुछ लोगों के रिप्लाईज देख सकता हूं? That वो आ रहा है ऑडियो वगैरह. मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा इफ दे कैन हेल्प मी आउट, इट विल बी ग्रेट. यस, गुड आफ्टरनून. जैसे आप हमारा वादा रहता है एवरी संडे वी आर देयर. सो 1 o'clock फंडामेंटल्स की ये सीरीज लेके. वंडरफुल, ग्रेट. थैंक यू वैदेही, थैंक यू सर, लॉट ऑफ पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू वेरी मच. सो आज हमने एक टॉपिक लिया है बड़ा इंटरेस्टिंग. ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट होने वाला है और मजा आएगा. ठीक है, कुछ ना कुछ अलग है. ये वो टॉपिक है जो आपने अक्रॉस अपने स्टैंडर्ड्स देखा है. ठीक है, मतलब आई थिंक 5th स्टैंडर्ड से शुरू करके, अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो 5th स्टैंडर्ड से शुरू करके 10th स्टैंडर्ड तक आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं. 5th स्टैंडर्ड में आप स्मार्ट चार्ट्स पढ़ते हैं और डेटा हैंडलिंग को आप पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. डेटा हैंडलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, जो भी नाम आप ले लें इस टॉपिक का, दैट इज व्हाट, उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसे हम आज कवर करने वाले. ठीक है, आज बड़ा ऑस्पिशियस डे भी है. ठीक है, आज कौन सा दिन है मुझे चैट बॉक्स में कोई लिख के बता सकता है? व्हाट डे इज टुडे? टुडे इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे. हम 29th of August को लाइव आए हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द डे टुडे? Yes, I think some of you are getting the responses and they are giving me the answer. It is the National Sports Day. National Sports Day. Yes, absolutely. National Sports Day is what is today. तो आज के दिन हम शुरुआत मेजर ध्यानचंद और हमारे सारे स्पोर्ट्समैन को याद करके कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वील स्टार्ट. राइट, ओके, फेयर इनफ. वील गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपको कर देता हूं, उसके बाद हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं क्विकली. बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन अ प्रोग्राम कॉल्ड सुपर मॉम. वो सुपर मॉम जो मदर्स के लिए, हमारी माताजियों के लिए प्रोग्राम जो था, वो प्रोग्राम एक सीरीज उसकी अगस्त में कंप्लीट हुई है. हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं सुपर मॉम प्लस, जो 4th और 5th अगले सैटरडे संडे पेरेंट्स के लिए होगा. तो कोई भी पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इसमें. ये जो लास्ट टाइम सेशंस हुए थे उसके फर्दर सेशंस हैं. और जिन्होंने अभी तक हमें नहीं ज्वाइन किया कभी सुपर मॉम प्रोग्राम में, मैं उन्हें कहूंगा वो तो सुपर मॉम प्लस प्रोग्राम में ज्वाइन कर ही सकते हैं. साथ में उनके लिए सुपर मॉम 3 जो प्रोग्राम हो गया, बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि उन्हें वापस अटेंड करना है. कई लोगों का मिस हो गया त्योहारों के कारण, सो हम वापस ला रहे हैं सुपर मॉम 3. सो सुपर मॉम प्लस जो हमने बोला 4th और 5th सितंबर को है. ठीक है, टीचर्स डे के दिन आप हमें हमारे साथ जुड़े. और फिर वैसे ही एक प्रोग्राम होने वाला है सुपर मॉम जो 27th को है. ये एक रिपीट प्रोग्राम है. जिन बच्चों का और पेरेंट्स का मिस हो गया था ये प्रोग्राम, उनके लिए 27th of September को. ठीक है, तो अगले 2-3 महीने के प्रोग्राम्स आपको बता दे रहा हूं. एक और डिमांड हमें काफी रेगुलरली आती रही है हमारे अलग अलग मीडियम्स पे, वो है सर कॉन्फिडेंस नहीं है हमें कम्युनिकेशन में, बोलने में वगैरह. ठीक है, हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, जिसकी जो चारों स्किल्स होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, इन चारों स्किल्स को लेके हम शुरू करने वाले हैं फ्लुएंसी बेसिक प्रोग्राम. और वो कंप्लीटली फ्री है. मैं जितनी भी प्रोग्राम्स के बारे में आज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये सारे कंप्लीटली फ्री प्रोग्राम है. तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. 1 महीने का प्रोग्राम होगा और फिर की टीम आपको हेल्प करेगी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और आपका कम्युनिकेशन बिल्ड करने में. 19 सितंबर को संडे को वीकेंड्स का ये प्रोग्राम रहेगा. तो जो भी मुझे आज लाइव देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं,
ये प्रोग्राम अमेजिंग प्रोग्राम है, आप ऑर्फी की टीम को जरूर कांटेक्ट करिए, हम लोग काफी ऑफन ये प्रोग्राम करते रहते, ठीक है। तो इसको आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और स्पीकिंग स्किल्स का है, ठीक है। उसके सिवा आप में से कुछ लोग अगर ओलंपियाड्स दे रहे हैं, जो अलग अलग एजेंसीज कंडक्ट करती है, एसओएफ के ओलंपियाड्स दे रहे हैं आप, एसएच के या अलग ओलंपियाड्स दे रहे हैं, तो ओलंपियाड की प्रेपरेशन के भी जो बेसिक्स हैं वो हम इस वर्कशॉप के थ्रू तो कवर कर ही रहे हैं। ओलंपियाड बेसिक करके एक हमारा कोर्स है जो 1 मंथ लॉन्ग अगेन कोर्स होगा, वो कोर्स कंप्लीटली फ्री है और वो भी शुरू होगा 19 सितंबर से। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये नंबर है, इनको आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप फिर कंसिडर कर सकते हैं और अपना नाम इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमारा फ्लैगशिप माइक्रो कोर्स जिसको हम मिनी एमबीए बुलाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मिनी एमबीए का फायदा उठाया। ये मिनी एमबीए होने वाला है दिवाली वेकेशन में, अगेन फॉर दोज हु वर नॉट पार्ट ऑफ इट, जिनको मौका नहीं मिला मिनी एमबीए का पार्ट बनने का, वो 8 नवंबर दिवाली वेकेशन में 7 दिन का प्रोग्राम होगा लाइफ स्किल्स के बारे में, जरूर आप ज्वाइन करिएगा। आज के टॉपिक पे शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, डेटा हैंडलिंग को लेके। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी लोग आज जुड़े हुए हमारे साथ में, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो, ठीक है। शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया आज का जो टॉपिक है, अच्छा उससे पहले कई लोगों को हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए थे, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं जिससे कि आप हमारे सारे ही मीडियम्स पे हमको कॉन्टैक्ट कर पाए। फेयर इनफ, आपने ये कर लिया होगा। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक डेटा हैंडलिंग में। डेटा, इसकी बात करते हैं, ठीक है। डेटा, द मेन पर्पस ऑफ एनालाइजिंग डेटा। डेटा इतनी बड़ी चीज हो गई आज की दुनिया में, सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज अगर कोई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो वो डेटा ही है। डेटा इज द नेक्स्ट गोल्ड, ऐसा बोलते हैं ना, या नेक्स्ट ऑयल या समथिंग लाइक दैट। डेटा एनालिसिस आपको 5th स्टैंडर्ड से ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड तक आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं, और उसके बाद भी ये आपको जिंदगी भर करना है, क्योंकि आप बिजनेसेस में जाएंगे, कंपनीज में काम करेंगे, जॉब करेंगे, आपको डेटा पढ़ना और उसको एनालाइज करना आना बहुत ही जरूरी है। तो वो डेटा का एनालिसिस जो है वो इसलिए करना होता है कि आप एक सिंगल वैल्यू को देख के, एक डेटा को देख के क्या क्या इन्फ्रेंस, क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं उसका, वो होता है। इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, मीन मीडियन मोड आपने सुना होगा शायद। मीन मीडियन मोड ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं कोशिश करूंगा आज के सेशन में उसको कवर करूं। उसके सिवा परसेंटेजेस, परसेंटेज चेंज, जनरल चेंज और ट्रेंड एनालिसिस, ये सब डेटा के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब डेटा की बात करें तो डेटा क्या है? डेटा इज बेसिकली इंफॉर्मेशन, राइट? सो डेटा इज डिटेल्स ऑफ नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड और गिवन टू यू इन सम फॉर्म। अब रॉ डेटा भी हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेड डेटा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूं, शरद स्कोर्ड 98% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज डेटा, वेराज अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं शरद इज वेरी इंटेलिजेंट is not really data, it is qualitative. I hope फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है? Yes. नेक्स्ट अगर आपको बताऊं ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बारे में, ठीक है। आउट ऑफ 20 मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इतने हैं। अब इसमें से अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्कोर दैट अ स्टूडेंट गॉट इन मैथ्स, और इसी में ये पूछ लूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 17 मार्क्स इन मैथ्स, तो ऐसा डेटा देख के, ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डेटा देख के ये बताने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। बता सकते हैं मुझे, आंसर्स की वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स क्या है और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 17 से ज्यादा स्कोर करते हैं? कोई बहुत टफ कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, बट देखिए थोड़ा सा टाइम लगना लाजमी है, क्योंकि डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है सही तरीके से, समझ में आया? एक रॉ फॉर्म में आपको दिया गया है। अब इसी को अब मान लेते हैं हम कि मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं, उन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं, ठीक है।
तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज अगर मैंने कर दिया तो दैट इज वेल रिप्रेजेंटेड डेटा, एक पैटर्न से रिप्रेजेंटेड डेटा। और अब क्वेश्चन का आंसर देना कितना आसान है। मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स किसी के कितने आए हैं मैथ्स में, तो आंसर बताना कितना आसान है। दिस इज द मिनिमम मार्क्स, दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स, इट्स वेरी इजी टू से। ठीक है, इसमें से आप बहुत सारी और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। 17 से ज्यादा कितने बच्चों के आए हैं, तो आपको मालूम है 17 से ज्यादा सिर्फ 2 बच्चों के आए हैं, ये आपको पता चल रहा है। ठीक है, आपको एवरेज निकालना है, मीन मीडियन मोड निकालना है, बहुत इजीली आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा समझ में आया। ये तो मैंने एक बहुत बेसिक रिप्रेजेंटेशन बताया जहां पर हम सिर्फ एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब कई ग्राफ्स, पिक्टोग्राम्स, इन सब में अरेंज किया जा सकता है डेटा को। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आंसर करने की कोशिश करिए। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां पे 2006, 7, 8, 9 के आपको ऐसा डेटा दिया है। ठीक है, 6, 7, 8, 9 का डेटा दिया है, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस पिक्चर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये आपका फ्लावर टाइप एक पिक्चर है, उससे रिप्रेजेंट किए गए हैं। कहीं पे थोड़ा सा कम पेटल्स वाला भी रिप्रेजेंटेशन है, और ये बताया ये फ्लावर रिप्रेजेंट्स 100 स्टूडेंट्स ईच। और आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर ऑन रोल इन दिस स्कूल इन 2007। 2007 में कितने स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। और एक चीज बतानी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर मोर इन 2009 कंपेयर टू 2008, ये भी आपको बताना है। क्विकली कुछ आंसर्स बता सकते हैं। वैदेही का आंसर आ गया, बहुत सही है। ठीक है, जहां पे आपने 7 का आंसर तो दिया 400, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है। और इसका आंसर अगर आप बता सकते हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर मोर इन 2009 देन 2008, तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पिक्टोग्राम क्या हेल्प करता है आपको, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ आंसर्स की वेट करूंगा और देखते हैं आप लोग क्या आंसर बताते हैं मुझे। ठीक है, यस, ए का आंसर तो आ गया। नेक्स्ट का आंसर अगर आप बता सके वेरी क्विकली, तो मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, इफ यू कैन टेल मी। यस, वेरी गुड, साकेत का आंसर आ रहा है। आई कैन सी अदर पीपल आंसरिंग एज वेल। क्विकली यहां पे देखते हैं। ठीक है, जहां पर आप कैसे निकालेंगे इसको, तो क्या आप 2008 का एक नंबर निकालेंगे जो जितना भी आ रहा हो, 2009 का एक नंबर निकालेंगे जो एक नंबर आएगा, और फिर माइनस करेंगे। ये एक अप्रोच हो सकता है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जब पिक्टोग्राम की बात करी है तो हम वो पिक्चर्स को ही यूज करते हैं ना, तो वो यूज करने के लिए व्हाट विल वी डू, जहां पे ये 3 फ्लावर टाइप जो पिक्चर है वो तो कॉमन है इनमें, तो इसको हमें गिनने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहां पे 2 पेटल्स हैं। अच्छा, एक फ्लावर में 5 पेटल देख सकते हैं, तो एक पेटल अगर 5 पेटल्स का टोटल है 100, तो एक पेटल 20 की हो जाएगी। अग्री कर रहे हैं आप लोग सब? ठीक है, तो 20 की हो जाएगी, तो यहां पे 20 है, और यहां पे आप देखें एक पूरा फ्लावर है मतलब 100 है, और यहां पे 3 पेटल है मतलब कि यहां पे 60 है, तो ये टोटल 160 है। और ये सिर्फ आप जानते हैं कि 40 हैं 2 पेटल्स होने की वजह से। तो जब ये माइनस कर दूं मैं 160 और 40, तो मुझे 120 आंसर मिलेगा। अग्री कर रहे हैं सब लोग? ठीक है, आई होप जो देख रहे हैं वो भी अग्री कर पा रहे हैं। तो 120 मोर, और इसके लिए मैंने पूरे नंबर्स नहीं निकाले, मैंने खाली डिफरेंस देख लिया और उसमें से आंसर दे दिया। ठीक है, आई होप इस तरीके से आप लोग भी इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से डेटा बार ग्राफ्स वगैरह में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हर यूनिट को कितना आपने रिप्रेजेंट किया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़नी होगी, ये बेसिक चीजें आपको मालूम होंगी, और ये मैं मान के चल रहा हूं कई बच्चों ने परसेंटेजेस के बेसिक्स सीखे होंगे, ये भी मैं मान के चल रहा हूं। पर आज डेटा को एनालाइज कैसे करता है, क्विकली कैसे आंसर देना है, और ये कहां कहां काम आता है, कैसी एग्जाम्स में आता है, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो 120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। ये बात आपको अगर पता चल गई है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये
एक्चुअल एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं आप लोग सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, जिससे मैं आपको इसके बेटर अप्रोचेस होंगे तो बता सकूं या राइट या रॉन्ग आंसर बता सकूं। सिंपल टेबल टैब्यूलर फॉर्म में डेटा को बताया है। आज मैं आपको 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बताऊंगा किस किस अलग अलग फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और फिर उस पे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। आज आंसर्स लाना बहुत जरूरी नहीं है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी है। थोड़ा बहुत आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको परसेंटेज की जानकारी जरूरी है, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस की। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसको सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा जिन बच्चों को मान लीजिए परसेंटेज में इतना पकड़ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाते जाऊंगा। सिंपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ईयर 1 में कितने स्टूडेंट, ईयर 2 में कितने स्टूडेंट्स और ईयर 3 में कितने स्टूडेंट्स हैं इन दीज सब्जेक्ट्स, रजिस्टर्ड फॉर दीज सब्जेक्ट्स, वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर हिस्ट्री फॉर ऑल 3 इयर्स। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री फॉर ऑल 3 इयर्स इज व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, परसेंटेज लेस देन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, वो आपको कंपैरिजन बताता है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर मैथ्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, रजिस्टर्ड फॉर मैथ्स इन ऑल 3 इयर्स, सॉरी ऑल 3 इयर्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको यह बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर हिस्ट्री इन ऑल 3 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मैथ्स। मतलब आप ये बता सकते हैं कि मैथ्स ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अगर आप हिस्ट्री के 3 साल के सब स्टूडेंट्स को माइनस कर दें और उसको कंपेयर करें लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, तो कंपेयर करना है मैथ्स के स्टूडेंट से और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको परसेंटेज आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, देखें हम। तो क्या हम हिस्ट्री के टोटल बच्चे 3 साल में निकाल सकते हैं, शुड बी इजी। क्या हम मैथ्स के 3 साल के एक साथ निकाल सकते हैं और क्या हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये आपको पता चल ही गया होगा। देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, यहां पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज लेस ये बोला है, तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में आपको टोटल मैथ्स के मार्क्स 3 साल के, टोटल हिस्ट्री के मार्क्स और डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स इन मैथ्स। ये जरूरी है आपको समझना कि मैथ्स ही क्यों लिया, क्योंकि कंपैरिजन हाउ मच इट इज इट लेस देन मैथ्स पूछा था, ठीक है। तो मैं ऐड करूंगा यहां पे हिस्ट्री के 30 + 60 + 120 है, मैथ्स के 40 + 80 + 160 है, वो मैंने ऐड किया, माइनस किया और डिवीजन जब किया तो मेरा आंसर ऑब्वियसली 280 - 120 70/280 आएगा। 70/280 आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 25% आ रहा है, राइट, 25%। यस, थोड़ी सी गलती हो रही है, जिनका भी 17.5 आ रहा है थोड़ी सी गलती हो रही है क्योंकि आपने कंपैरिजन आई होप मैथ्स के साथ ही किया है। और ये देख रहे हैं ना आप, 70/280 जब करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4 7 की टेबल आनी चाहिए। अगर हमें वो नहीं आ रही है तो तकलीफ है, हमें तुरंत वो करने की जरूरत है, रिवाइज। और आपको 1/4 आ जाएगा 25%, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैड टू बी सॉल्व्ड। क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला आ गया, इतना डिफिकल्ट नहीं था, 25% आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इज द मैक्सिमम इफ मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ रूम। एक बात आपको बता दी गई, ये स्कूल है, उसमें मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एक रूम में, उससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है इसकी, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम्स रिक्वायर्ड टू रन द क्लासेस इफेक्टिवली। मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम कितने चाहिए टू रन दिस इफेक्टिवली।
मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं इन सब्जेक्ट के कॉलेज में। अब आपको कितने क्लासरूम्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप ये जानते हैं कि अगर आपको ये बात मालूम है, चलिए मैं आपको टेबल वापस दिखा देता हूं। ये टेबल है, इतने इतने बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, आपको मालूम है अगर, तो कितने क्लासरूम्स की जरूरत पड़ेगी। 40 लोग एक क्लास में बैठ सकते हैं। क्विकली आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, फिर मैं आंसर्स आपके देखता हूं और आपको फिर सोल्यूशन भी बताता हूं। तो साइंस के फर्स्ट ईयर में 20 बच्चे हैं, ये बताया गया है। सेकेंड ईयर में 40 बच्चे हैं और थर्ड ईयर में 80 बच्चे हैं। अब ये 20 बच्चे तो एक क्लासरूम में आ जाएंगे ना, ये तो हमें मालूम है। 40 बच्चे जो सेकेंड ईयर के हैं साइंस वाले, ये भी एक क्लासरूम में आ जाएंगे। बट ये जो 80 बच्चे हैं, इनके लिए आपको मालूम है कि 2 क्लासरूम लगेंगे। तो ऐसे मिनिमम कितने क्लासरूम लगेंगे, ये चीज आपको बतानी है। आपके पास ये डेटा है, क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वेरी क्विकली? ज्यादा समय नहीं है, क्विकली आंसर चाहूंगा मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही हमने लिए हैं क्योंकि आज हम फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? चलिए, आई थिंक आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे अगर मैं आपको टेबल में एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड सी दिस वन। नाउ आपको ये मालूम है कि साइंस में फर्स्ट ईयर में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एक क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी। साइंस के बाद हिस्ट्री में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 क्लासरूम, सो उसके लिए 1 की जरूरत पड़ेगी। 40 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में, तो 1 की जरूरत पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स में 50, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में नहीं आएंगे क्योंकि एक क्लासरूम में मैक्सिमम आप जानते हैं 40 ही आ सकते हैं। तो 2 आपको जरूरत पड़ेगी। देयर आर 2 क्लासरूम्स जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड ईयर में साइंस में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो एक क्लासरूम में आ जाएंगे। हिस्ट्री में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 2 क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी। 80 स्टूडेंट्स, 2 क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी। 70 स्टूडेंट्स, आपको 2 क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही अब आपको आ ही जाएगा जहां पे अगर 160 है तो आपको मालूम है कि आपको ओवरऑल 4 क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी। और 100 है तो 2 क्लास में तो 80 ही अकोमोडेट हो सकते हैं, तो आपको एक थर्ड क्लासरूम की भी जरूरत पड़ेगी। सो अगर आप ये टोटल क्लासरूम्स ऐड अप कर लें तो कितना आपका आंसर आ रहा है? सो आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया। 24 क्लासरूम्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, मिनिमम। सो 23 में थोड़ी सी एक आध आपने कहीं मिस कर दिया, गलती हुई होगी। कौन सा वाला नहीं गिना मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? इनमें से कौन सा आप लोगों ने नहीं गिना, ये आप बताएंगे। चलिए, if you can tell me which one have you not counted? Is this clear to everyone? Yes, Saket, that is correct. That is 24. 24 आना चाहिए। चलिए, अगर आपको यह पता चल गया है तो मैं आपको एक दूसरे टाइप का, अभी हमने टैब्यूलर अरेंजमेंट देखा। ठीक है, टैब्यूलर अरेंजमेंट हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, अलिफा बता रही हैं कि उन्होंने ये जो 160 में 3 शायद नहीं काउंट किया। ओके, सो उसमें 3 काउंट कर लिया होगा 4 की जगह पे। ओके, फेयर इनफ। नाउ आई विल गो टू अनदर वन वेयर वी विल बी सीइंग अनदर काइंड ऑफ डेटा बीइंग रिप्रेजेंटेड। ये टेबल था, अनदर काइंड ऑफ डेटा बीइंग रिप्रेजेंटेड इज अ बार ग्राफ। वेरी ऑफन आप देखेंगे डेटा हैंडलिंग में बार ग्राफ्स, और ये मैंने बार ग्राफ लिया है एक एग्जांपल जहां पर पैसेंजर्स इन 10,000 दिए हुए हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, जेड एक्सिस पे ईयर्स दिए हुए 2012 से लेके 2016, और ये बस, मेट्रो और एयरलाइन
इस तरीके से 3 बार ग्राफ दिए हैं, तो आपको मालूम है ये 10,000, ये 10 इंटू 10,000 मतलब 1 लाख है, ये 2 लाख है एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट इज हाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई का एक ग्राफ आपके सामने है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं आपके सामने वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 2015 को लेके। 2015 एयरलाइन पैसेंजर्स, जो एयरलाइन पैसेंजर्स हैं वो रिप्रेजेंट कितना परसेंटेज करते हैं ऑफ ऑल पैसेंजर्स जो बसेस, मेट्रो और एयरलाइन के हैं उस साल में, ठीक है। वो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन। 2015 में ये जितने भी हैं ये कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ऑल द पैसेंजर्स इन दैट ईयर, ठीक है। अब 2015 आप देखें तो यहां पे अगर ग्राफ आप मैच करेंगे तो 2015 में ये दोनों ही कहीं आकर 60 मतलब 6 लाख को जुड़ रहे, मगर आप उसे 660 भी मान सकते हैं। एयरलाइन अगर आप देखें, आप अपनी स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे होंगे इसलिए मैं स्केल को मैच कर रहा हूं, ये 20 पे एग्जिस्ट करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर आएगा? वेटिंग फॉर यू गाइस टू कम अप विद एन आंसर। ओके, लेट्स सी दिस वन, जहां पर हम बोल रहे हैं कि एयरलाइन, इसको कैलकुलेट करने का रास्ता क्या है? एयरलाइन पैसेंजर्स एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल पैसेंजर्स, ठीक है। मतलब कि बस प्लस मेट्रो प्लस एयरलाइन कंबाइंड इन 2015। ऑब्वियसली ये आपको 2015 के लिए आपको ढूंढना है, इंटू 100, ये आपको आंसर दे देगा। देखते हैं आप लोग कौन आंसर दे पा रहा है, इसको आंसर आ रहा है कि नहीं आप लोगों का। लेट्स सी। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आपकी एयरलाइन के जो पैसेंजर हैं जो 20 है, डिवाइडेड बाय 60, 60 और 20, क्योंकि एयरलाइन वालों को भी गिनेंगे ऑल पैसेंजर्स में, इंटू 100। इसका कैलकुलेशन आपने किया तो 20 ओवर 140 आता है। 20 ओवर 140 इज नथिंग बट 1/7। अब कई सारे फ्रैक्शंस आपको याद ही कर लेने चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि 1/2 50% होता है, और आपको यह भी मालूम है कि 1/4 25% होता है, वैसे ही अगर आप ये पता कर लें कि 1/7 14.28% होता है, तो योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी इन दोज एग्जाम्स जहां पे कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई। तो आंसर 14.28 आएगा, तो जल्दबाजी ना करें, गलती ना हो, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए। ओके, फेयर इनफ। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014 was approximately how many lakhs fewer than the number of passengers in metros in 2013। एयरलाइन वाले 2014 के 2014 के वो कितने लाख कम हैं मेट्रो वाले पैसेंजर से जो 2013 में आपको देखने। सो 2013 और 2014 का कंपैरिजन है एयरलाइन और मेट्रो का। तो 2013 में मेट्रो को मैप कर लेते, मेट्रो मतलब ये बीच वाला है, 2013 में ये 50 को टच करता है। एयरलाइंस जो है 2014 में ये आप देख रहे हैं 20 को टच करता है। तो कितने लाख कम है ये आपको पूछा था, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। जहां पे आपको मालूम है ये 10,000 में, ये नहीं भूलना है आपने। अगर ये भूल गए तो आप ये सोचेंगे कि लैक्स कैसे आ रहा है, ठीक है। सो आपको मालूम है कि ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10,000 मतलब 2 लाख हो रहा है, ये 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10,000 मतलब 5 लाख हो रहा है, और इसमें 3 लाख फ्यूअर पैसेंजर्स हैं
ये आपका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, आसान लगा होगा आप लोगों को, बस वो स्केल देखने में या ये लेजेंड्स को देखने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए या हम मिस नहीं करना है। आखिरी क्वेश्चन है ये बार ग्राफ पे, ये करने की कोशिश करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कॉस्टलीस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या हम इस डेटा से ये बता सकते हैं कॉस्टलीस्ट मीन कौन सा है? कैन यू से एनीथिंग अबाउट दैट क्विकली गाइस? ठीक है, चलिए आप लोग पकड़ ही लिया कि ये बार ग्राफ में कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं वो बताया हुआ है, पर हम कोई भी अजम्पशन नहीं लगा सकते जब तक हमें कोई रिलेशनशिप न दी हो कि क्या रिलेशन है बिटवीन द फेयर, मतलब जितना प्राइस है उसमें ट्रैवल करने का और नंबर ऑफ पैसेंजर्स का। सो इसीलिए आंसर है वी कैन नॉट से विच इज द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू कैन नॉट से, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, तो ये वाला भी था। तो डेटा को एनालाइज ऐसे करना होता है। ठीक है, आपके डेटा हैंडलिंग के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं आपका जनरल नॉलेज ये जरूर बोलता है साकेत और अलीफा कि एयरलाइन सबसे कॉस्टली होगा, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप वो टिक कर दें। आपको इस डेटा में से ही आंसर देना था और कहीं से नहीं, डेटा में से ही आंसर देना था, और इसीलिए आंसर होगा कांट से, क्योंकि डेटा में उनके प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हम जनरल नॉलेज से आंसर नहीं देंगे। पता चल रहा है, कांट से इज द आंसर एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए अब आपको ग्राफ तो अलग अलग तरीके के दिए जा सकते हैं। ग्राफ आप देख सकते हैं कि इस तरीके के लाइन ग्राफ्स हो सकते हैं, लाइन ग्राफ की तरह भी डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है अलग अलग कंपनियों का। मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आपको खाली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, आपने ये पाई चार्ट्स या सर्कल ग्राफ्स भी देखे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में? क्या ये क्वेश्चन देख के इसका इजीएस्ट मेथड बता सकते हैं आप? तो मुझे आंसर तो चाहिए ही इस क्वेश्चन का जो आपके सामने है, पर मुझे मेथड भी जानना है। ठीक है, तो एक बार आप ये सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम मेथड डिस्कस करते हैं कि आप लोग कैसे इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पाई चार्ट है आपके सामने, अलग अलग कंपनीज हैं, 5 कंपनीज, उनका कितना सेल्स में शेयर है वो बताया हुआ है। तो एक सर्कल ग्राफ परसेंटेज के टर्म्स में भी बताया जा सकता है, और एक सर्कल ग्राफ जो है वो डिग्रीज के टर्म्स में भी बताया जा सकता है। आप सब समझते हैं एक सर्कल 360 डिग्रीज का होता है, और मैं डिग्रीज में कितना पार्ट सोनी ऑक्यूपाई करता है, ओनिडा, एलजी ऐसे भी दे सकता हूं, और मैं आपको यही चीज परसेंटेज के टर्म्स में भी दे सकता हूं। अगर आप ये 360 को मान लेते हैं कि ये 100% है तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया कि ये परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, डिग्रीज में भी। आपके सामने 2012 की सेल्स दी हुई है, टोटल सेल्स 2013 की टोटल सेल्स दी हुई है, और इनका शेयर 2012 में कितना था और 2013 में कितना था ये आपके सामने दिया हुआ है। अब आपको बताना है हाउ मेनी ब्रांड्स देयर हैज बीन एटलीस्ट एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 25%। इनमें से कितनी ऐसी ब्रांड है जिनका सेल्स मोर देन 25% बढ़ा है, ये बता सकते हैं? नहीं, आपको यह नहीं बताना है कि 2012 में सैमसंग मोर देन 25 है, ऐसे नहीं। आपको बताना है अगर मैं 2012 की इनकी सेल्स जो हैं वो देखूं और 2013 की इनकी सेल्स देखूं, तो क्या 2013 में कोई ऐसी कंपनी है जिसकी सेल्स पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ गई हैं? ऐसी कोई कंपनी है क्या? यह आपसे सवाल पूछा हुआ है। नहीं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि
2012 में या 2013 में 25 से ज्यादा कौन से हैं वो नहीं बताना है आपको, आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो ये उन्हीं बच्चों को आएगा जिन्होंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं समझाता हूं, आई विल गिव यू अनदर 15 सेकेंड्स, और मेरे को आप कैलकुलेशन ना भी करें तो अप्रोच बता दें तो भी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको करने का एक अप्रोच तो ये हो सकता है जहां पे आप ये 1400, ये पाई चार्ट क्या बताता है, इसका बेस है 1400 ऐसा दिया हुआ है। तो मैं ओनिडा का अगर सेल्स निकालना चाहता हूं 2012 में, तो 1400 का 17% निकालना पड़ेगा। मुझे एलजी का निकालना है तो 19% ऑफ 1400 निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें निकालना पड़ता है। अब मैं ये सारे निकालूं, वैसे ही फिर 2013 में जो बेस है वो 1750 है, इसका ओनिडा 18% जो है वो कितना होता है वो निकालूं, और फिर इंडिविजुअली देखूं कि 25% से ज्यादा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है जो सेल्स है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे किया जाए? अच्छा, पहली चीज आई होप हर एक स्टूडेंट ये समझता है कि अगर मान लीजिए मैं फिलिप्स की बात करूं, फिलिप्स में यहां 14% है और यहां 13% है, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि फिलिप्स में 2013 में सेल्स कम हो गई? क्या उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कम बिके हैं, ऐसा बोलेंगे हम? आई होप आप ये समझते हैं कि इसका आंसर हां नहीं है, कम हुई ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 14% होगा, पर एक छोटे नंबर का 14% है, ये एक बड़े नंबर का 13% है। तो ये कितना आ रहा है वो निकालेंगे तो ही कह सकते हैं इंक्रीज हुई, सेम रहा या डिक्रीज हुई। समझ में आ रहा है आप सबको? ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बेस अलग अलग है, इन दोनों सर्कल ग्राफ्स के बेस अलग अलग है। अगर इस बात को आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। ये बेस पे अगर हम ध्यान दें, 1400 सेल्स थी, अब 1750 हो गई, 1750 हो गई, तो कितना इंक्रीज हुई है? 350 का इंक्रीज आ गया। पिछली वैल्यू कितनी थी? 1400। और जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये पूरा बेस ही 25% से बढ़ चुका है। जो बेस है इन दोनों ग्राफ्स का वो ही 25% से बढ़ चुका है। तो जब बेस ही 25% से बढ़ गया है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास एक पाई चार्ट है, एक सर्कल ग्राफ है, जो यहां बोलता है ओनिडा 17, और यहां पर भी होता 18 लिखा है, पर 18 हटा दो, 17, तो क्योंकि मेरा बेस ही बढ़ गया है, ठीक है, जो इसकी बेस वैल्यू है वो ही बढ़ गई है 25% से, ये 17 रहने के बावजूद आप ये बोल सकते हैं कि 25% इंक्रीज है सेल्स में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई होप आपको ये समझ आता है। नहीं तो इस बात को आप वीडियो को रिवाइज करके, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, जहां अगर ये 17 है और यहां पर भी 17 रहता है और बेस जो है वो 25% से बढ़ गया है, तो 17 रहने के बावजूद 25% का इंक्रीज है। अगर इस बात को आपको समझ में आता है तो ओनिडा तो 18 हो गया है, यहां 17 नहीं लिखा हुआ है, 18 लिखा है, तो ओनिडा डेफिनेटली 25% से ज्यादा है। तो जो भी नंबर यहां पे सेम से ज्यादा दिखेगा वहां सेल्स 25% से ज्यादा हुई है। जैसे ओनिडा, एलजी देखिए, एलजी 19 था 23, तो यहां तो 25% से ज्यादा होना बनता ही है। सैमसंग कम हुआ है, परसेंटेज पॉइंट्स में कम हुआ है, तो इसे 25% से ज्यादा नहीं होगा। सेल्स बढ़ी होंगी पर 25% से ज्यादा नहीं।
फिलिप्स में कम हुआ है तो सेल्स बड़ी होंगी पर 25% से ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, और सोनी जो है वो 24 का 22 हुआ है तो अगेन 25% से ज्यादा नहीं बढ़ी होंगी। तो आपका आंसर है टू सच कंपनीज। आई होप ये आपको पता चल गया। ग्रेट, अगर आपको ये पता चल गया है तो ये आपका एक बेस बनाता है पाई चार्ट्स के लिए, फंडामेंटल बनाता है पाई चार्ट्स और सर्कल ग्राफ के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया, नहीं तो आप एक बार इसको रीप्ले करके देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई हो तो लेट्स गो टू द लास्ट फ्यू पॉइंट्स। बहुत ही क्विकली मैं सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं, रेंज क्या होता है, मीन मोड मीडियन क्या होता है, वो क्विकली बता देता हूं और नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम हमारा सेशन एंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, रेंज अगर आपको पता करनी, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ डेटा आपको दिया हुआ है रॉ फॉर्म में और आपको रेंज पता करनी है उस डेटा की, तो बहुत ही सिंपल है। जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उसको लोएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू से आप डिडक्ट कर दें। ठीक है, एक और टर्म होता है मीन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मीन क्या होता है? एवरेज। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि आज एक स्कूल है जिसके क्लास 8 का एवरेज, क्लास 7 का एवरेज जो है वो 45 केजी है, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग 45 केजी के आसपास हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग 45 केजी हैं, कुछ लोग 45 केजी है, कुछ लोग 45 से थोड़े ज्यादा है, कुछ लोग 45 से थोड़े कम है, और ये एवरेज जो है वो 45 पे आके रुकता है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ये कैसे कैलकुलेट होता है ये सब आपको पता होगा, बट एक रिवीजन के लिए जितने भी वैल्यू दी हो उन वैल्यूज को अगर आप सम करते हैं और डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं वो करते हैं तो आपको मीन मिल जाता है। एक क्विक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये वेट दूं 10 स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स हैं, वेट दिया है 43.5, 49.5, 52, 43, 47, 44.5, 38.5, 40, 47 और 38, और पूछूं इनका मीन क्या है, तो आप कैसे करेंगे? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका रेंज क्या है पूछूं तो भी आपको पता चल जाएगा। जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको जब आप माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, और आपको ये भी मिल जाएगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मीन से ज्यादा वेट है। तो क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, ओके ओके, लेट्स सी नाउ। अच्छा, साकेत का क्वेश्चन है, अगर आपको 0 1 2 3 बोला हो तो आप कैसे आंसर निकालेंगे? अगर एक क्वांटिटी 0 दी हुई है तो उनका एवरेज जो है वो इनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 4 करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 आइटम्स आपको दी हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हम सारे एडिशन करते हैं तो 4 4 3 आ जाता है, डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 10 करते हैं तो हमारा 44.3 आपका मीन आता है इन वैल्यूज का। ये क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, ये बात पता चल गया। ठीक है, अच्छा, जो ग्रेटेस्ट वेट है वो 52 है, जो लोएस्ट है वो 38 है, तो जो हमारा रेंज है वो 14 केजीज हो गया। ये आपको रेंज पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग वेट मोर देन द मीन, तो 44.3 ये आपका आया था, 44.3, तो उससे ज्यादा वाले 1 2 3 4 और 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए 5 आंसर हो गया। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आ गए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मीडियन क्या होता है वो देख लेते हैं फाइनली। मीडियन इज द वैल्यू which is strictly in the middle of the list of the observations when written in the ascending or the descending order। आप एक नंबर्स दिए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और उसमें जो एग्जैक्टली मिडिल में आए वो वैल्यू आपकी मीडियन होती है। और मोड के लिए एक ग्राफ दे दिया गया, मान लीजिए जहां पे शू साइज बोली है 4 इतने लोग हैं, शू साइज 5 में इतने लोग हैं, शू साइज 6 7 8 में इतने इतने लोग दे दिए गए ग्राफ में। अब आपको बताना है इनका मोड क्या है। ठीक है, तो मोड बहुत सिंपली शू साइज 7 हो जाएगा
बिकॉज दैट इज वोन बाय मैक्सिमम पीपल. पता चल रहा है, वो आपका मोड हो जाएगा. सो मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ये आपका मोड का डेफिनेशन होता है. अब इन सब चीजों को आप प्रैक्टिस करते हैं. जो लोग छोटे स्टैंडर्ड्स में, आप लोग जैसे ही 10th में जाएंगे आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा. 10th वाले बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग ये सब पढ़ ही रहे हैं. इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है. आपको किस तरीके के टॉपिक्स में मैथ्स में दिक्कत आती है, आपको किस तरीके के टॉपिक्स में दिक्कत आती है जब आप ओलंपियाड या एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमें जरूर लिख के भेजिए. हम उन टॉपिक्स पे सेशंस लेते रहेंगे. हर संडे को 1 बजे आपके मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के फंडामेंटल्स होंगे जो आपको ओलंपियाड एनटीएससी वगैरह के लिए तैयार करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा मिशन है कि हम आप लोगों को हेल्प कर पाए. मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आपको अनाउंसमेंट किए थे, कई सारे फ्री प्रोग्राम आ रहे हैं हमारे, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे आपको फ्री कोचिंग देंगे फॉर 1 मंथ. वैसे ही ओलंपियाड का एक फ्री बैच होने वाला है. आप हमारे नंबर्स जो हमने आपको दिए उन पे कांटेक्ट करिए. ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. गुड बाय फॉर नाउ गाइज. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स. थैंक यू.